गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी, वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। चलिए तो शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डीएनए के बारे में स्टडी किया था। डीएनए की पैकेजिंग समझ ली थी, टाइप्स ऑफ डीएनए समझ लिए थे, और हमने एक क्वेश्चन कर लिया था। और उस क्वेश्चन से हमने जो डीएनए के ऊपर, उसके स्ट्रक्चर के ऊपर जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो सारे हमने कल क्लियर कर लिए थे। अब आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे कि जो एक जेनेटिक मटेरियल है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जैसे डीएनए है, तो जेनेटिक मटेरियल होने के लिए उसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, वो प्रॉपर्टीज जिनके बेसिस पर, जिनको देखकर हम ये बात बोल सकें कि ये हमारा जेनेटिक मटेरियल है। तो आज हम उन्हीं प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे जिनके बिहाफ पे हम ये बोल सकते हैं कि भाई दिस इज द जेनेटिक मटेरियल। तो आज हम सबसे पहले देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल की क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, मतलब किन किन बेसिस पर या किन किन प्रॉपर्टीज को देखकर हम ये बोल सकते हैं कि ये एक जेनेटिक मटेरियल हो सकता है। तो अगर किसी सब्सटेंस को जेनेटिक मटेरियल होना है तो उसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, और वो है, सबसे पहले हम यही पॉइंट देखते हैं, द सब्सटेंस which is genetic material must have following properties। उसके अंदर कुछ ये प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। मस्ट हैव फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, और वो क्या क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो स्टेबल होना चाहिए। उसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए? स्टेबल। तो केमिकली स्टेबल स्ट्रक्चर उसका होना चाहिए। अ जेनेटिक मटेरियल should be chemically stable structure। उसका स्ट्रक्चर स्टेबल होना चाहिए। दूसरी बात ये कि वो अपनी कॉपी तैयार करने वाला होना चाहिए। इट शुड अंडरगो replication to make
टू मेक्स इट कॉपी। इसके अलावा जो जेनेटिक मटेरियल है वो कैसा होना चाहिए, लेस रिएक्टिव होना चाहिए। इट शुड बी लेस रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव होना चाहिए। लेस रिएक्टिव होगा तो मोर स्टेबल होगा। और इसके अलावा जो जेनेटिक मटेरियल है वो अपने आप को एक्सप्रेस करने वाला होना चाहिए, जैसे मेंडल्स के कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। तो इट शुड एक्सप्रेस itself as Mendelian कैरेक्टर। जेनेटिक मटेरियल के अंदर स्लो म्यूटेशन होना चाहिए ताकि इवोल्यूशन हो सके। इट शुड अंडरगो स्लो म्यूटेशन। It should undergo slow mutation so that evolution takes place, ताकि इवोल्यूशन आ सके। इसके अलावा जो जेनेटिक मटेरियल है वो एज वगैरह के साथ ना वेरी ना करे, मतलब अपनी बॉडी फिजियोलॉजी के साथ और एज के साथ चेंज ना हो। जेनेटिक मटेरियल does not changes with age and फिजियोलॉजी। एज और फिजियोलॉजी के साथ वो चेंज ना हो। अगर कोई जेनेटिक मटेरियल, कोई सब्सटेंस ये सारी प्रॉपर्टी शो कर रहा है तो हम बोल सकते हैं कि वो क्या है, वो एक आपका जेनेटिक मटेरियल है। अब हमने डीएनए को बोला है कि डीएनए हमारा बेटर जेनेटिक मटेरियल है एज कंपेयर टू आरएनए के मुकाबले। ऐसा क्यों है, तो यहाँ पर हम उसको समझ लेते हैं। डीएनए इज better genetic material than RNA because of, सबसे पहली बात, डीएनए आरएनए से बेटर जेनेटिक मटेरियल क्यों है? तो सबसे पहली बात यह है कि आरएनए में यूरासिल देखा जाता है जो कि अनस्टेबल है, और डीएनए में थायमिन है जो कि मोर स्टेबल है, इसलिए डीएनए बेटर जेनेटिक मटेरियल है। तो सबसे पहला है बिकॉज आरएनए हैज यूरासिल which is less stable and DNA has thymine which is more stable। दूसरा रीजन ये है कि जो आरएनए है उसमें एक OH ग्रुप एक्स्ट्रा है पेंटोज शुगर के अंदर, इसलिए वो मोर रिएक्टिव है। तो आरएनए इज मोर रिएक्टिव because it has an extra OH group in sugar। ठीक है। और आरएनए जो है वो फास्ट म्यूटेशन शो करता है, इसलिए लेस स्टेबल है। आरएनए शो फास्ट म्यूटेशन। तो ये सारे रीजन हैं जिनकी वजह से हम बोलते हैं कि डीएनए
हमारा बेस्ट या बेटर जेनेटिक मटेरियल है एज कंपेयर टू आरएनए के मुकाबले। ठीक है, तो ये हमने समझ ली प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। आप ये सारे पॉइंट लिखिए, ये सारी प्रॉपर्टीज लिख लीजिए, और इसके बाद इस पे से क्वेश्चन बनता है, एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन इस पे से बन सकता है। कंपैरिजन पूछ लेगा आपके से डीएनए और आरएनए के बारे में। तो ये प्रॉपर्टीज आप लिख लीजिए, और इसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं। तो आगे हम लोग समझेंगे कि भाई आरएनए के बारे में आप लोग पढ़ेंगे, आरएनए वर्ल्ड के बारे में समझेंगे। कंपटीशन में इन पॉइंट से जो क्वेश्चन बन सकता है वो बन सकता है डीएनए आरएनए के अंदर जो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है उसके बिहाफ पे, कि जैसे डीएनए के अंदर है यूरासिल और आरएनए के अंदर है थायमिन, या फिर डीएनए के अंदर जो है वो कौन सा शुगर देखा जाता है, डीऑक्सीराइबोस, आरएनए में राइबोस शुगर है। तो दोनों में क्या डिफरेंस है और किस रीजन की वजह से डीएनए मोर स्टेबल है, ये इस तरह के क्वेश्चन कंपटीशन में आपके सामने आ सकते हैं। चलिए, तो ये हमने लिख लिए, आप सभी ने भी ये नोट कर लिया होगा। अब हम बात करते हैं आरएनए के बारे में। आरएनए वर्ल्ड, अगर जो आरएनए की बात करें, आरएनए की फुल फॉर्म है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। और आरएनए सबसे पहला, इट वाज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल, ये सबसे पहला जेनेटिक मटेरियल था। ठीक है, और जो आरएनए है ये ना एंजाइम की तरह, कैटलिस्ट की तरह भी काम करता है और जेनेटिक मटेरियल की तरह भी काम करता है। तो इट एक्ट एज बोथ कैटलिस्ट एंड जेनेटिक मटेरियल। देखो, जेनेटिक मटेरियल है तो ठीक है, लेकिन जब ये कैटलिस्ट की तरह काम करेगा तो ये रिएक्टिव हो जाएगा। तो ड्यू टू इट्स एक्टिविटी लाइक कैटलिस्ट, इसकी एक्टिविटी कैटलिस्ट की तरह है, इट इज मोर रिएक्टिव, हैंस इट गेट मॉडिफाइड, इसलिए ये मॉडिफाइड हुआ एंड चेंजेस इनटू डीएनए, और फिर ये मॉडिफाई होके डीएनए के अंदर बदल गया, ताकि फिर क्योंकि जो हमारा डीएनए है वो किससे इवॉल्व हुआ, वो आरएनए से ही इवॉल्व हुआ है। अब देखिए, आरएनए की अगर हम बात करेंगे तो आरएनए के कंपोनेंट क्या क्या होते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ आरएनए अगर देखेंगे तो आरएनए में होता है आपका, एक तो होता है नाइट्रोजन बेसिस, और इसमें कौन कौन से रहेंगे, इसमें वही दो रहेंगे, प्यूरीन, प्यूरीन में होगा एडेनाइन, और दूसरा होगा गुआनाइन, और दूसरे होंगे पायरिमिडीन। पायरिमिडीन में होगा साइटोसिन, और दूसरा होगा यूरासिल। इसमें थायमिन नहीं होता, यूरासिल देखा जाता है। तो ये हो गया नाइट्रोजन बेस पहला कंपोनेंट। दूसरा कंपोनेंट इसके अंदर होगा फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप, और जो फॉस्फेट ग्रुप है वो है H3PO4, जिसे बोलते हैं ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड। और तीसरा इसके अंदर होगा पेंटोज शुगर, और जो पेंटोज शुगर है वो है राइबोज। इसका स्ट्रक्चर अगर देखें तो कुछ इस तरह से रहेगा ये।
1 2 3 4 CH2OH H H OH H OH H OH। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हो सेकंड पर भी OH है, थर्ड पे भी OH है, तो फंक्शनल ग्रुप एक्स्ट्रा हो गया ना इसके अंदर। और जितने ज्यादा फंक्शनल ग्रुप उतना ज्यादा कंपाउंड क्या होगा, मोर रिएक्टिव होगा, उतना ही लेस स्टेबल होगा। तो ये हमने आरएनए के कंपोनेंट समझ लिए। ये कंपोनेंट आप लोग नोट करें और इसके बाद हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ आरएनए। आप जब एनसीईआरटी में ये चैप्टर देखेंगे ना तो आपको डीएनए की पैकेजिंग के बाद मिलेगा सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल, सेंट्रल डॉग्मा मिलेगा। लेकिन पहले हम लोग आरएनए पढ़ेंगे सारे, और आरएनए पढ़ने के बाद फिर हम चलेंगे सेंट्रल डॉग्मा की तरफ। चलिए, ये नोट डाउन कर लिया है हमने। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ आरएनए के बारे में। टाइप्स ऑफ आरएनए। आरएनए के अगर टाइप देखेंगे तो ये मेनली 3 तरह का है। मेनली 3 टाइप्स हैं। कौन कौन से हैं? एक है आरआरएनए, जिसे बोलते हैं राइबोसोमल आरएनए। दूसरा है एमआरएनए, जिसे बोलते हैं मैसेंजर आरएनए। जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है कि क्या प्रोटीन बनेगा वो एमआरएनए के पास होती है। और तीसरा होता है टीआरएनए, जिसे बोलते हैं ट्रांसफर आरएनए। तो ये 3 तरह के मेन आरएनए हैं, आरएनए, एमआरएनए और टीआरएनए। और सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे आरआरएनए। सबसे पहले हम लोग आरआरएनए की बात करेंगे, जो कि सबसे ज्यादा अमाउंट में देखा जाता है हमारे सेल के अंदर। ये क्वेश्चन पूछा गया है नीट में कि सबसे ज्यादा अमाउंट में कौन सा आरएनए देखा जाता है, तो वो होता है आरआरएनए। चलिए बात करते हैं आरआरएनए की। आरआरएनए जिसको बोलते हैं राइबोसोमल आरएनए। अगर जो राइबोसोमल आरएनए की बात करें तो ये कहाँ देखा जाता है? इट इज फाउंड इन द राइबोसोम। ये राइबोसोम में देखा जाता है। जो राइबोसोमल आरएनए है ये कहाँ देखा जाएगा? राइबोसोम में देखा जाएगा। और जो ये राइबोसोमल आरएनए कितना है सेल के अंदर, ये किस बात पर डिपेंड करेगा? तो अमाउंट ऑफ राइबोसोमल आरएनए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? नंबर ऑफ राइबोसोम इन दी सेल। सेल में राइबोसोम कितने हैं उस पर डिपेंड करता है राइबोसोमल आरएनए का अमाउंट। जितना सेल में राइबोसोम ज्यादा, उतना राइबोसोमल आरएनए भी क्या होगा? ज्यादा होगा। अब हम जरा राइबोसोम को देखते हैं और उस राइबोसोम के अंदर फिर हम आरएनए को समझ लेंगे। राइबोसोम कहाँ कहाँ देखा जाता है? यूकैरियोटिक सेल में हो सकता है, प्रोकैरियोटिक सेल में हो सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ राइबोसोम। टाइप्स ऑफ राइबोसोम। तो इसमें हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ राइबोसोम में सबसे पहला यूकैरियोटिक राइबोसोम। यूकैरियोटिक राइबोसोम जो होता है ये होता है कैसा? तो इनमें
राइबोसोम इज 80s टाइप, 80s टाइप का है। और ये कहाँ देखा जाता है? फाउंड इन न्यूक्लियोप्लाज्म में देखा जाएगा ये, न्यूक्लियोप्लाज्म में। इसके अलावा साइटोप्लाज्म में मिलेगा। इसके अलावा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ अटैच रहता है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच रहेगा। ठीक है, अब देखो हम यहाँ पर एक टेबल फॉर्म में समझते हैं कि राइबोसोम की सब यूनिट कितनी हो सकती हैं। तो ये हो गया राइबोसोम। राइबोसोम कैसा है इसका? 80s टाइप है। यहाँ हम बात करते हैं सब यूनिट और यहाँ देखते हैं उसका सब यूनिट का कॉम्पोजिशन। तो देखिए 80s की दो सब यूनिट है, एक है लार्जर सब यूनिट। जो लार्जर सब यूनिट है ये है 60s और इसका कॉम्पोजिशन अगर देखेंगे 60s वाले का, तो इसमें क्या क्या रहेगा? इसमें आपके पास तीन तरह के तो आरआरएनए होंगे। एक होगा 28s आरआरएनए, दूसरा रहेगा 5.8s आरआरएनए और तीसरा होगा 5s आरआरएनए और प्लस इसमें प्रोटीन रहेंगे 40 टाइप्स के, 40 टाइप्स प्रोटीन। तो इनके मिलने से, प्रोटीन और आरएनए के मिलने से बनता है आपका राइबोसोम। तो ये बन गई राइबोसोम की लार्जर सब यूनिट। अगर जो हम स्मॉलर सब यूनिट की तरफ चलें, स्मॉलर सब यूनिट की अगर बात करेंगे, तो जो राइबोसोम की स्मॉलर सब यूनिट है ये है 40s टाइप। और ये किस किस के मिलने से बनी है? इसमें है 18s आरआरएनए है और प्लस 34 या सॉरी 34 नहीं 33 टाइप्स के प्रोटीन है। ठीक है, इन दोनों के मिलने से बन गया है आपका, दोनों सब यूनिट जब मिलेंगी तो आपका 80s टाइप का राइबोसोम बनेगा, यानी कि यूकैरियोटिक राइबोसोम बनेगा। अब एक बात जो आपको समझनी है नोट करके, वो ये है कि इन यूकैरियोट्स 4 टाइप्स ऑफ आरआरएनए आर फाउंड। यूकैरियोट में 4 तरह के आरआरएनए हैं। कौन कौन से हैं? तो लिख लीजिए आप, 28s आरआरएनए है, 5s आरआरएनए है, 5.8s आरआरएनए है और 18s आरआरएनए है। ये वाला होता है स्मॉलर में, ये तीनों होते हैं लार्जर सब यूनिट के अंदर, जिनको हमने सेपरेट करके भी मेंशन कर दिया है। तो ये हो गया हमारा यूकैरियोटिक राइबोसोम और हमने उसमें समझ लिया कि यूकैरियोटिक राइबोसोम में जो आरआरएनए हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं। ये आप बनाइए और इसके बाद हम चलते हैं प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की तरफ। चलिए अब हम चलते हैं आगे, आगे बढ़ते हैं और समझते हैं प्रोकैरियोटिक राइबोसोम को। देखिए अब बात करते हैं प्रोकैरियोटिक राइबोसोम के बारे में। ये होता है 70s टाइप और ये कहाँ देखा जाता है? ये देखा जाता है फाउंड इन साइटोप्लाज्म ऑफ प्रोकैरियोट्स।
प्रोकैरियोट्स के साइटोप्लाज्म में मिलता है। इसके अलावा ये यूकैरियोट्स में भी होता है। इन यूकैरियोट्स फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रिया, ये यूकैरियोट्स के माइटोकॉन्ड्रिया में और क्लोरोप्लास्ट में भी देखा जाता है। ठीक है, अब हम यहाँ पर जैसे हमने बात करी प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की, जो कि है 70S टाइप। फिर हम इसकी बात करते हैं यहाँ पर सब यूनिट, और यहाँ समझ लेते हैं इसका सब यूनिट का कॉम्पोजिशन। 70S में 2 सब यूनिट है, एक रह जाएगी आपकी लार्जर होगी 50S, और 50 से कॉम्पोजिशन अगर देखोगे तो इसका कॉम्पोजिशन होगा, इसमें रहेगा एक तो आपका 23S rRNA और दूसरा रहेगा 5S rRNA, और प्लस इसमें होंगे 34 टाइप्स ऑफ प्रोटीन, 34 तरह के इसमें प्रोटीन रहेंगे। दूसरा है स्मॉलर सब यूनिट, स्मॉलर होता है 30S, और इसमें होता है आपका 16S rRNA, और प्लस इसमें होते हैं 21 टाइप्स ऑफ प्रोटीन। यानी कि प्रोकैरियोट के लिए आप नोट करके एक बात लिख सकते हैं कि इन प्रोकैरियोट्स 3 टाइप्स ऑफ rRNA आर फाउंड। प्रोकैरियोट्स में 3 तरह के आरएनए मिलते हैं, कौन कौन से? 23S rRNA, 5S rRNA और 16S rRNA। ठीक है, तो ये हमने प्रोकैरियोट्स के अंदर पाए जाने वाले आरएनए भी समझ लिए। अब हम 2-3 पॉइंट्स राइबोसोम के लिए और समझते हैं, ये नोट करिए आप सभी। देखिए कुछ पॉइंट्स हम लोग यहाँ पे और क्लियर करते हैं। जैसे हमने ये बात समझनी है कि जो 2 सब यूनिट हैं राइबोसोम की, एक है स्मॉलर एक है लार्जर, ये दोनों सब यूनिट साइटोप्लाज्म में फ्रीली मूव करती रहती हैं। मतलब ये एक साथ अटैच होकर नहीं रहती, ये दोनों अलग अलग रहती हैं। और ये अटैच कब होती हैं? जब प्रोटीन सिंथेसिस होती है, उस टाइम पे दोनों सब यूनिट जुड़ेंगी। तो हम ये बोल सकते हैं बोथ दी सब यूनिट ऑफ राइबोसोम are freely dispersed in the cytoplasm, या फिर बोल सकते हो आप सेल, and they join during protein synthesis। ये प्रोटीन सिंथेसिस के टाइम पर जुड़ जाएगी। ठीक है, अब इनके जुड़ने के लिए एक आयन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर देयर एसोसिएशन एन आयन, और वो आयन कौन सा है? मैग्नीशियम। प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल। ठीक है, इनको मैग्नीशियम चाहिए ज्वाइन होने के लिए। तो इसमें 3 कंडीशन बनती हैं। देखिए, यदि जो मैग्नीशियम की कंसंट्रेशन है
कंसंट्रेशन को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, जो कंसंट्रेशन है मैग्नीशियम की वो है इक्वल टू 0.01 मोलर। तब क्या होगा, देन राइबोसोम एसोसिएट कर जाएंगे और प्रोटीन सिंथेसिस होगा। ठीक है, और यदि इसका कंसंट्रेशन क्या हो जाए, कम हो जाए, किससे, 0.01 मोलर से, तो क्या होगा, तो इस टाइम पर क्या होगा, अगर कंसंट्रेशन इतना हो जाएगा तो ये डिसोसिएट कर जाएंगे। देन बोथ सब यूनिट डिसोसिएट कर जाएंगे, अलग अलग हो जाएगी, यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा। और यदि मैग्नीशियम का कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाए इससे, तब क्या होगा, तब ये ट्राइंगल शेप में अटैच हो जाएंगे। तो दे ज्वाइन इन ट्राइंगल फॉर्म एंड नो प्रोटीन सिंथेसिस आकर है। अब देखो यहाँ से ना कंपटीशन के लिए क्या क्वेश्चन बनेगा या एमसीक्यू क्या बन सकता है, वो बनेगा कि किस कंसंट्रेशन पर मैग्नीशियम है, किस कंसंट्रेशन पर प्रोटीन सिंथेसिस होता है, तो वो है 0.01 मोलर। इस कंसंट्रेशन पर प्रोटीन सिंथेसिस होगा। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया हमारा कंसंट्रेशन का पॉइंट ऑफ व्यू। अब एक अगर हम एसोसिएटेड आरएनए का स्ट्रक्चर देखेंगे तो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। देखो, जैसे ये है आरएनए की लार्जर सब यूनिट, और इसके साथ ये एसोसिएटेड है स्मॉलर सब यूनिट। ये हो गई लार्जर सब यूनिट और ये हो गया स्मॉलर सब यूनिट। एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पर ये ऐसे अटैच हो जाएंगे। इसके अंदर आपको 3 साइड देखने को मिलेंगी, एक ये साइड हो गई, एक ये साइड हो गई, ये होती है ए साइड, ये होती है पी साइड, और एक तीसरी साइड इसमें और होती है जो टर्मिनल की तरफ रहेगी, ये, दिस इज कॉल्ड ई साइड। ए साइड को बोलते हैं, ए को बोलेंगे अमीनो एसाइल साइट। यहाँ पर अमीनो एसिड आके अटैच होते हैं। पी साइट होती है पेप्टाइडिल साइट, यहाँ पर पेप्टाइड बॉन्ड बनते हैं, मतलब 2 अमीनो एसिड के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होगा तो पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे। और ई साइट होती है एग्जिट साइट, यहाँ से टीआरएनए चला जाता है। इनका फंक्शन आपको और अच्छे से क्लियर होगा जब हम लोग पढ़ेंगे क्या, प्रोटीन सिंथेसिस, जब हम लोग ट्रांसलेशन समझेंगे इसी चैप्टर में, तब ये आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिलहाल आपको ये पता होना चाहिए कि एक राइबोसोम में 3 साइड देखी जाती हैं, ए साइड, टी साइड और ई साइड। तो इसके साथ हमारा ये कंप्लीट हो गया आरआरएनए। तो आप इसको बनाइए और इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं सेकेंड आरएनए, टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए की बात करेंगे। चलिए, तो सभी ने ये नोट कर लिया है। अब हम लोग बात करते हैं टीआरएनए के बारे में। टीआरएनए को हम लोग बोलते हैं ट्रांसफर आरएनए। और जो टीआरएनए है इसके 2 मॉडल दिए गए हैं, इसके स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए 2 मॉडल दिए गए। तो 2 मॉडल्स are given for explaining
इट्स स्ट्रक्चर, जिसमें पहला जो मॉडल है, मॉडल नंबर 1, वो है इनवर्टेड एल शेप्ड मॉडल। ये किसने दिया था? ये दो साइंटिस्टों ने दिया था, गिवन बाय किम एंड क्लग, किम KIM किम एंड KLUG क्लग ने दिया था। ये जो इनवर्टेड एल शेप मॉडल है ना, ये एक 3D मॉडल है, तो इट इज 3D मॉडल, इसलिए इसको ड्रॉ करना, इसको एक्सप्लेन करना, स्टडी करना थोड़ा टिपिकल है, मुश्किल है। इसमें दो इंपॉर्टेंट, अरे क्या बोल रहे हो, ये ऐसे ध्यान दो, ओथे ना करो। इनवर्टेड एल शेप मॉडल है और ये 3D मॉडल है, और इसके अंदर दो मेन साइड होती हैं। इट हैज टू मेन साइड, इसमें दो मेन साइड है। कौन कौन सी होती हैं? एक होती है अमीनो एसिड अटैचमेंट साइट, और दूसरी होती है एंटीकोडोन साइट। एक है अमीनो एसिड अटैचमेंट साइट, दूसरी है एंटीकोडोन साइट। ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा आपको। ये हो गया 3', ये हो गया 5', और ये वाली साइट हो गई एंटीकोडोन साइट, और ये हो गया अमाइनो एसिड साइट। तो ये आपका बन गया इन्वर्टेड एल, ठीक है, इन्वर्टेड एल शेप स्ट्रक्चर। इसे ड्रॉ करें। इसके बाद हम लोग बात करेंगे सेकंड मॉडल की, जो कि दिया था हुल्ले ने। हुल्ले ने दिया था ये। चलिए, सेकंड मॉडल जो आता है, सेकंड मॉडल है क्लोवर लीफ लाइक मॉडल, और ये किसने दिया है? गिवन बाय हुल्ले, ठीक है, हुल्ले ने दिया ये, हुल्ले ने दिया ये। और जो ये क्लोवर लीफ लाइक मॉडल है, ये 2D मॉडल था, 2D मॉडल है, और इसको एक्सप्लेन करना क्या है, इजी है। और इसमें मेन 2 साइट होती हैं, 2 मेन रिकॉग्निशन साइट, जिसमें पहली है, एक है एंटीकोडोन साइट, और दूसरी है अमीनो एसिड अटैचमेंट साइट, ठीक है जी। इसे आप लोग नोट करिए, और फिर हम लोग क्लोवर लीफ लाइक मॉडल को ड्रॉ करते हैं, देखते हैं उसमें क्या क्या चीजें देखी जा रही हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्लोवर लीफ लाइक मॉडल, आपके पास ये बनाने के लिए भी आ सकता है। चलिए, ये नोट कर लिया है सभी ने, इसको रब कर देते हैं और क्लोवर लीफ लाइक मॉडल की बात करते हैं। तो देखिए, क्लोवर लीफ मॉडल, क्लोवर लीफ मॉडल की बात करते हैं हम लोग। तो अगर क्लोवर लीफ मॉडल की बात करेंगे, तो इसमें हमें इस तरह से कुछ आर्म दिखाई देंगे,
ये हो गया 3' जो कि 5'। 3' पर यहाँ पर रहेगा OH ग्रुप, और इसके थर्ड एंड पर नाइट्रोजन बेस का एक सीक्वेंस होगा। ये फिक्स है, यहाँ पर हमेशा यही सीक्वेंस रहेगा, ACC। और ये जो थर्ड एंड की साइट है ये होती है अमीनो एसिड अटैचमेंट साइट, मतलब यहीं पर अमीनो एसिड बाइंड करता है। अमीनो एसिड गेट अटैच्ड, यहाँ पर अमीनो एसिड अटैच्ड करेगा, अटैच करेगा, और इसलिए इसे बोलते हैं हम लोग, इस प्रोसेस को अमीनो एसिड यहाँ पर अटैच करता है, और ये जो प्रोसेस है वो क्या कहलाता है? दिस प्रोसेस कॉल्ड चार्जिंग ऑफ tRNA। अमीनो एसिड के अटैच करने के इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग चार्जिंग ऑफ tRNA। ठीक है, अब देखिए यहाँ तक हमने देख लिया कि इसमें एक ये हो गया एंड, और एक ये 5 एंड 3 एंड हो गया, और यहाँ से इसमें एक लूप डेवलप होगा, ये आर्म निकलेगी, और इस आर्म के एंड पर ये एक लूप देखा जाएगा। इस लूप में 1 2 3 4 5 6 7 नाइट्रोजन बेस देखे जाएंगे। ये जो 3 हैं, ये 3 बनाएंगे RT, ये बनाएगा साई, ये बनाएगा सी। इसलिए इस लूप का नाम है टी साई सी लूप, टी साई सी लूप। इसकी खास बात क्या है, यहाँ लिख देते हैं इसके पॉइंट। इट हैज 7 नाइट्रोजन बेस, इसमें 7 नाइट्रोजन बेस होंगे, और इसमें 2 मॉडिफाइड यूरासिल देखे जाते हैं। इट हैज 2 मॉडिफाइड यूरासिल, और वो कौन कौन से हैं? पहला है साई, साई को बोलते हैं स्यूडो यूरासिल। दूसरा है आरटी, आरटी को बोलते हैं राइबो थाइमिडिन, थाइमिडिन, थाइमिडिन। ठीक है, निडिन, थाइमिडिन। तो ये हो गए, और इसका फंक्शन क्या है टी साई लूप का, ये किस लिए होता है? और इसका फंक्शन अगर लिखेंगे, फंक्शन अगर देखेंगे तो जो टी साई लूप है ये होता है फॉर, टी साई लूप है फॉर अटैचमेंट ऑफ सब यूनिट ऑफ राइबोसोम ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। जब प्रोटीन की फॉर्मेशन होगी तो उस टाइम पर जो राइबोसोम है वो टीआरएनए के साथ भी जुड़ेगा, और वो टीआरएनए के साथ कहाँ जुड़ता है? तो टी साई लूप के साथ जाकर जुड़ता है। ठीक है, तो ये हमने 2 साइड समझ ली, इसकी 2 आर्म समझ लिए। एक समझ लिया अमीनो एसिड अटैचमेंट साइट, और दूसरा हमने समझ लिया टी साई लूप। इसके बाद एक यहाँ पर इसमें लूप डेवलप होता है, ये सबसे लार्जर लूप होता है इसका, और एक लूप यहाँ डेवलप करेगा इसमें लोअर साइड में।
और एक इसमें इस तरीके से ये आर्म निकला रहता है। ये वाला जो लूप है ये लार्जर लूप है इसका सबसे, और इसको बोलते हैं DHU लूप। इसकी अगर बात करेंगे तो DHU लूप जो है ये लार्जर लूप है, लार्जर लूप है। और इसमें क्या खास बात है, इट हैज 8 to 12 नाइट्रोजन बेस है इसके अंदर, और इसमें एक मॉडिफाइड यूरासिल है। इट हैज मॉडिफाइड यूरासिल, और वो कौन सा है, वो है DHU, डाई हाइड्रो यूरेडिन। और इसका फंक्शन अगर देखेंगे तो ये होता है फॉर अटैचमेंट ऑफ tRNA या ये होता है फॉर अमीनो एसाइल tRNA सिंथेस के लिए। जो ये एंजाइम है अमीनो एसाइल tRNA सिंथेस, वो यही DHU लूप के साथ आके बाइंड करता है। और ये कब बाइंड करता है, ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस के टाइम पर। और इसमें जो ये वाला लूप बचा, लास्ट वाला लूप, इसको बोलेंगे हम एंटी कोडोन लूप। ये जो एंटी कोडोन लूप है इसमें क्या देखा जाता है, दे हैव 7 नाइट्रोजन बेस। प्लीज माइक को अपने म्यूट रखें। इसमें होते हैं 7 नाइट्रोजन बेस होते हैं, और इसमें पाया जाता है दे हैव एंटी कोडोन। इसमें एंटी कोडोन होते हैं जो कि क्या करते हैं, विच बाइंड विद कोडोन, जो कोडोन से बाइंड करेगा ऑन mRNA के ऊपर ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस के टाइम पर। और जो इसमें छोटा सा ये आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये कहलाता है वेरिएबल लूप। ये नॉन, इसका फंक्शन अभी तक नहीं खोजा गया है, तो फंक्शन इज नॉट नोन, और ये सभी आरएनए में होता भी नहीं है, तो नॉट इन ऑल टीआरएनए, सारे टीआरएनए के अंदर ये नहीं होता। तो इस टीआरएनए में अगर हम देखेंगे तो इसके अंदर आपको 4 आर्म दिखाई देते हैं। तो इट या दे हैव 4 आर्म, इसमें 4 आर्म है, देखो 1 2 3 और 4, तो 4 आर्म आपको इसमें दिखाई दे रहे हैं। तो ये हो गया आपका क्लोवर लीफ लाइक मॉडल टीआरएनए। इस टीआरएनए की आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा क्योंकि ये आपके पास बनाने के लिए आ सकता है। तो आज हमने आरएनए शुरू करा, और आरएनए में आज हमने आरएनए पढ़ लिया, टीआरएनए पढ़ लिया। कल की जब क्लास होगी तो उसमें हम लोग एमआरएनए को डिस्कस करेंगे। इसको अच्छे से पढ़िएगा और जो भी डाउट रहे वो आप लोग पूछ सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया, कल मिलते हैं, तब आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। इसे बना लीजिएगा, और इस वीडियो लेक्चर को देखने के लिए आप लोग YouTube चैनल पे भी जा सकते हैं और अपने SDSS ऐप पर भी जा सकते हैं।